साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए परीक्षाओं में बार बार आने वाली ऐसी पुस्तकें जो आपकी 2021 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 में जितने भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2020 में या तो इस किताब को या फिर इन किताबों के लेखक को कोई ना कोई पुरस्कार मिला हुआ है, यानी कि ये किताबें या इनके लेखक जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। और आपको पता है कि परीक्षाओं में ऐसी किताबें पूछी जाती हैं जिनके लेखक या फिर जो किताबें हैं वो चर्चा में बनी हुई होती हैं। तो देखिए, अभी जो हम किताबें आपको पढ़ाने जा रहे हैं इन किताबों में से 5 से 6 किताबें रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो अब जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है 2021 में, जैसे कि एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एसएसआर, नेवी की बात करते हैं, वहीं एमपीपीएससी की बात करते हैं, तो ये किताबें आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो अपने 1 से 2 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो किताबें ट्रिक से याद हो जाएंगी। बेहतरीन से बेहतरीन हम आपको मज़ेदार ट्रिक भी देने वाले हैं इसके साथ में। चलिए चलते हैं पहले किताब की ओर। तो यह है आपकी पहली किताब अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए पहले आपको इसका आंसर दिखा देते हैं, उसके बाद इसकी एक बेहतरीन सी मजेदार ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर सी, यानी कि रस्किन बॉन्ड ने जो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। अब एक बात बताइए, 2020 में कौन सा सॉन्ग सबसे पहले ट्रेंडिंग में रहा था? आपने गाना सुना होगा, मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र। तो वहाँ से हम कांटेक्ट करेंगे मेरे रस के कमर। वो इंडिया का 2020 में ट्रेंडिंग में रहने वाला सॉन्ग था। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया मेरे रस के कमर से हम कांटेक्ट करेंगे तो आपका जो रस्किन बॉन्ड है वो मेरे रस के कमर से आपको याद हो जाएगा कि रस्किन बॉन्ड ने जो है ये किताब लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो कौन सा गाना था? मेरे रस के कमर। आपको ऐसा याद हो सकता है, रस्किन बॉन्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पुस्तक की ओर। अगला पुस्तक है माइंड मास्टर। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है झुंपा लाहिड़ी और ऑप्शन डी है तरंग आनंद। तो बताइए कि कौन है यहां पर मास्टर माइंड पुस्तक के लेखक? आइए देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी विश्वनाथन आनंद। अब देखिए विश्वनाथन आनंद कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जो है वो भारत के एक ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर मतलब जो लोग आपका चेस खेलते हैं वो यहाँ पर शतरंज खेलते हैं, ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। अब एक बात बताइए, शतरंज कौन खेलेगा? शतरंज में कौन जीतेगा? शतरंज में वही जीतेगा जिसके पास माइंड होगा, और ये तो माइंड के भी मास्टर हैं। यानी कि यहाँ पर माइंड मास्टर नामक जो किताब है वो विश्वनाथन आनंद ने ही लिखी है। और एक बात और हम आपको बता दें, राजीव गांधी पुरस्कार सबसे पहले जो है इन्हीं को दिया गया था, यानी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को ही सबसे पहले राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार होता है वो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। तो माइंड के तो ये मास्टर हैं। कौन है? विश्वनाथन आनंद। ऐसे आप इस किताब को याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली किताब की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द ईका बुक पुस्तक किसने लिखी है? यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मास्टर सिफूजी, ऑप्शन बी है मारिया सारापोवा, ऑप्शन सी है रोलिंग या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बताइए, आंसर देखिए इसका पहले। आंसर इसका सी, यानी रोलिंग ने लिखी है। अब जो द ईका बुक है ना, इसको हम ईका बाग से कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपके घर पे कोई बाग लगी हो तो आप उसके पेड़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं? उसके बगल बगल से रेलिंग लगा देते हैं जिससे कोई कूद करके अंदर ना जाए। तो ईका बाग पुस्तक किसने लिखी है? रोलिंग ने लिखी है। बाग के बगल बगल से हमने रेलिंग लगा दी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, द ईका बाग जो है वो ईका बाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? रोलिंग ने लिखी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वी आर डिस्प्लेस्ड किताब किसने लिखी है? ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है मलाला यूसुफजई या फिर ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। वी आर डिस्प्लेस्ड, आइए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए इसका आंसर है सी, यानी मलाला यूसुफजई ने जो है वी आर डिस्प्लेस्ड नामक किताब लिखी है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? एक बात बताइए, ये डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। अरे तुमने मुझे डिस्प्लेस कर दिया, और भाई तुमने मुझे डिस्प्लेस कर दिया, इस बात का मुझे बहुत मलाल है। मेरी जगह चेंज कर दी तुमने, इस बात का मुझे बहुत मलाल है, बड़ा दुख है हमें, तो इस बात का मुझे मलाल है। तो वहां से आप याद कर लेंगे मलाला यूसुफजई। इन्होंने द बुक जो है वी आर डिस्प्लेस्ड, यानी हमको दूसरी जगह पहुंचा दिया, हमको डिस्प्लेस कर दिया। तो उस किताब को लिखने वाली कौन है? मलाला यूसुफजई। इस बात का हमें बहुत मलाल है कि आपने हमें डिस्प्लेस कर दिया। जिस तरह हम याद कर सकते हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई ने लिखी है। और मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आपको याद होगा 2014 की बात है, मलाला यूसुफजई को शांति का पुरस्कार किसके साथ में मिला था? तो भारत के ही एक लेखक हैं जिनको हम कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, इनके साथ में मिल करके इनको दोनों लोगों को संयुक्त रूप से
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारत की तरफ से कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किसकी किताब का नाम है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार या फिर ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यह है इसका आंसर, यानी मनोज मुकुंद नरवाने को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो किताब है उन्होंने लिखी है। अब एक बात बताइए, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है भाई, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मतलब सुरक्षा की बात हो रही है, और सुरक्षा इस समय कौन कर रहा है? जो आर्मी चीफ है वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने जो है वो इसमें भारत के आर्मी चीफ हैं। तो आर्मी ही तो सबसे पहले फ्रंट में जाकर के लड़ाई करती है, रक्षा करती है, सिक्योरिटी करती है। कौन करती है? आर्मी करती है। तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज को कौन ने लिखा है? मनोज मुकुंद नरवाने ने लिखा है, जो आर्मी चीफ हैं। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है भाई, सुरक्षा की बात आ रही है, तो मनोज मुकुंद नरवाने इन्होंने इस किताब को लिखा है। चलिए चलते हैं अगले किताब की ओर। अगली किताब है द प्रॉमिस लैंड, किसकी किताब का नाम है? ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी है कपिल देव या फिर ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको एक बेहतरीन सी हम ट्रिक देने वाले हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि बराक ओबामा। अब याद कैसे करेंगे, एक बात बताइए मुझे कि प्रॉमिस सबसे अच्छी किसने की थी? तो भाई प्रॉमिस सबसे अच्छी श्री कृष्ण भगवान ने की थी, श्याम भगवान ने की थी। किससे की थी? तो अपने मित्र सुदामा से की थी। प्रॉमिस अपने मित्र सुदामा से किया था श्री कृष्ण भगवान ने, ठीक है। तो वहां से हम याद करेंगे सुदामा। सुदामा से क्या किया था कृष्ण भगवान ने? प्रॉमिस किया था। किससे किया था? सुदामा। तो सुदामा में एक साउंड आ रहा है, बराक ओबामा, ओबामा, सुदामा, ओबामा। तो यहां से ये पुस्तक आपको याद हो जाएगी। यानी कि प्रॉमिस की बात जहां पर आए तो कृष्ण जी को याद कीजिए, और कृष्ण ने किससे प्रॉमिस किया था? तो सुदामा जी से प्रॉमिस किया था, सुदामा ओबामा। तो द प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बराक ओबामा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली किताब की ओर। अगली किताब है कर्म योद्धा ग्रंथ नामक जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं इस बुक से। एक तो ये बनेगा कि ये किससे संबंधित है, और दूसरा ये बनेगा कि इसका विमोचन किसने किया था। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इसके आंसर से। पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आपके हिसाब से, आपने तो सुना भी होगा, ये अभी करंट की पुस्तक है और एनटीपीसी में आ भी चुकी है एक शिफ्ट में। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। आइए देखते हैं इसका आंसर। आपने तो आंसर लगा ही लिया होगा। तो ये आ गया इसका आंसर, यानी कि सी, नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है कर्म योद्धा। अब हम याद कैसे करेंगे भाई, इसमें कर्म योद्धा है कौन? सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं जब से उनकी सरकार आई है भाई। दफ्तर टाइम टू टाइम खुलने लगे हैं, सब लोग टाइम से अपने दफ्तर पहुंचने लगे हैं, सारे काम जो है करने लगे हैं। तो कर्म योद्धा कौन है? कर्म पर विजय किसने प्राप्त की है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है कर्म योद्धा है, कर्म पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, और सबको कर्म करना सिखाया भी है कि आप लोगों को दफ्तर टाइम से पहुंचना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उनके ही जो मतलब कि दाहिना हाथ कह सकते हैं, राइट हैंड कह सकते हैं, और भारत के चाणक्य कहते हैं, वर्तमान चाणक्य जो है भारत के, यानी कि जो आपके उनके जो राइट हैंड है उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि उनका नाम क्या है, ठीक है। वो भी गुजरात से ही हैं, तो उनका नाम फिलहाल हमारे दिमाग से निकल रहा है, हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे उनका नाम क्या है। तो उन्होंने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अमित शाह नाम है, हाँ जी याद आ गया। तो वो जो है भारत के आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं। कौन? अमित शाह जी। एकदम मतलब कतई दिमाग, बहुत जहर वाला दिमाग है उनका, मतलब हाँ समझ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले पुस्तक की ओर। तो अगली पुस्तक आ गई एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किसकी कृति है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी है शशि थरूर, या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी कृति है? तो ये है उसका आंसर, यानी कि शशि थरूर जी की जो कृति है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब एक बात बताइए हमें कि डार्कनेस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये जो डार्कनेस शब्द है ना, इसका अर्थ होता है अंधेरा। अब एक बात बताइए, हमने जो है अंधेरे को समाप्त कर दिया। अंधेरा कब समाप्त होगा? जब छत पर चांद निकलेगा भाई। अब चांद कौन सा निकल रहा है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यानी छत पर जब चांद निकलेगा तो जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो छट जाएगा। और चांद का एक पर्यायवाची क्या होता है? शशि होता है भाई। शशि, विदुर, ये चांद के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर जो शशि थरूर हैं, उन्होंने
इस किताब को लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस। छत पर चांद निकलेगा तो जो डार्कनेस है वो बिल्कुल छट जाएगा, चांदनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है वो शशि थरूर जी ने लिखी है। चांद का पर्यायवाची शशि होता है, ये भी याद हो गया आपके साथ में, मतलब एक तीर से दो निशान है भाई। चलिए चलते हैं अगली पुस्तक की ओर। तो अगली पुस्तक वुहान डायरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है फोंग फोंग और ऑप्शन डी है राज कपूर। तो वुहान डायरी किसने लिखी है? वैसे आपको नाम से ही याद हो जा रहा होगा कि कौन हो सकता है इसका आंसर। आइए देख लेते हैं। तो यह है इसका आंसर, यानी फोंग फोंग ने वुहान डायरी नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए, आप गए बाजार में, आपका एक मित्र मिल गया, उसने बोला भाई वुहान चल रहा है क्या? भाई वुहान चल रहा है क्या? तो आप कहेंगे ऐसा है, वुहान से निकला है कोरोना, अब तू एक काम कर, भाग भाग, नहीं जाना है वुहान मुझे। मतलब उसने आपसे बस पूछा ही था वुहान चल रहा क्या, आपने कहा अरे भाग भाग, यानी कि फोंग फोंग, भाग भाग, फोंग फोंग। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि वुहान डायरी नामक जो किताब है वो फोंग फोंग ने लिखी है, जो कि एक चीनी लेखक हैं और उन्होंने कोरोना के ऊपर ही लिखा है। और ये किताब आप देख लेना, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी के एग्जाम हो, ये किताब जरूर कवर की जाएगी। और रेलवे के जो एग्जाम्स रह गए हैं उनमें भी ये किताब आएगी ही आएगी। अब आपको एक बात और बता दें, हम शाम को हम 4 साढ़े 4 के समथिंग एक कम्युनिटी पोस्ट में आपसे प्रश्न पूछते हैं, जो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देता है उनका नाम, उनके आंसर सहित हम वीडियो के लास्ट में यहाँ पर दिखाते हैं। तो बहुत जल्द ही वो समय आने वाला है कि कल का आंसर क्या था वो भी हम आपको बहुत जल्द ही बताने वाले हैं। तो वुहान डायरी भाग भाग यानी फोंग फोंग। चलिए चलते हैं। तो अगली पुस्तक है द लो लैंड किसकी कृति है? ऑप्शन ए है झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी अमित शाह या फिर ऑप्शन डी है ऋषि कपूर। तो आइए इसका आंसर दिखाते हैं आपको। इसका आंसर है यानी कि झुंपा लाहिड़ी। अब एक बात बताइए, द लो लैंड का अर्थ क्या होता है? लो का मतलब होता है नीचे और लैंड का अर्थ होता है जमीन पर। अब जो झुंपा जी हैं, झुंपा लाहिड़ी जी हैं, उनका झुमका जो है वो नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? लो मतलब नीचे गिर गया, और कहाँ पर? लैंड मतलब जमीन पे गिर गया। तो झुंपा लाहिड़ी का जो झुमका है वो नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं झुमका गिरा रे जमीन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं लो लैंड यानी कि नीचे गिरा। क्या गिरा? झुमका गिरा। किसका गिरा? झुंपा लाहिड़ी का गिरा। तो ऐसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक का नाम है द लो लैंड। तो द लो लैंड पुस्तक किसने लिखी है? झुंपा लाहिड़ी ने। झुंपा जो है, झुंपा लाहिड़ी का जो झुमका है वो लो लैंड यानी कि नीचे जमीन पर गिर गया। अब ऐसा तो नहीं है कि चांद पर है झुमका नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, ना ना ना। अगर आप पृथ्वी पर हैं तो आपका जो झुमका है वो नीचे ही गिरेगा। तो झुंपा लाहिड़ी यहाँ से आप याद कर सकते हैं, द लो लैंड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है गोविंदा, ऑप्शन सी राकेश धवन या फिर ऑप्शन डी है मारिके लुकास। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फिर इसके लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको। अगर आप ये काम रोज करते होंगे तो ऐसा आपके साथ में रोज होता होगा। चलिए देखते हैं। तो डिस का आंसर यानी मैरिके लुकास जो हैं उन्होंने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक पुस्तक लिखी है। अब यहाँ से एक शब्द पकड़िए, डिस्कम्फर्ट और इवनिंग। देखिए, इवनिंग मतलब होता है शाम, डिस्कम्फर्ट मतलब होता है कि हम मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि आप गए घूमने के लिए, आप क्रिकेट खेलने चले गए भाई, शाम को मतलब 3 बजे निकल गए और लौट कर कब आ रहे हो? आप लौट कर 8 बजे आ रहे हो। मम्मी गेट पर खड़ी मिल गई भैया, मम्मी ने कहा इधर आ बेटा। आप गए, हाँ मम्मी जी क्या हुआ? उन्होंने इतनी मार लगाई, इतनी मतलब लातों से, लूकास मतलब लातों से क्या लगाई? मार लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि आप 3 बजे के गए रात को 8 बजे लौट करके आ रहे हैं। तो आपकी जो इवनिंग थी, वो जो इवनिंग थी वो डिस्कम्फर्ट हो गई, यानी कि बेकार हो गई। अब आप बुरी लगने लगी वो इवनिंग। 3 बजे जो आपकी इवनिंग हो रही थी, जिसमें आप क्रिकेट बड़े अच्छे से खेल के आए थे, सेंचुरी वगैरह लगा करके आए थे, मगर घर पे आए तो मम्मी ने लातों से मार दिया। तो क्या किया उन्होंने? आपकी जो इवनिंग है उसको डिस्कम्फर्ट कर दिया। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक किसने लिखी है? मैरिके लुकास ने जो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक को लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली पुस्तक की ओर। तो प्लेइंग इट माई वे ये किसने लिखी है? ये बहुत ट्रेंडिंग में रही है, क्योंकि ये एक जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान कह सकते हैं, उन्होंने लिखी है। तो इसको भी याद करने की एक बेहतरीन सी हम आपको ट्रिक देंगे। ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है सेन या फिर ऑप्शन डी है साइनी आहूजा। इसका आंसर बी यानी कि सचिन तेंदुलकर ने यह किताब लिखी है प्लेइंग इट माई वे। अब इसको याद कैसे करेंगे मेरे भाई? एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर जी जब खेलने आते थे तो खेलते नहीं थे, बॉलरों के साथ में खिलवाड़ करते थे, अपने हिसाब से खेलते थे। वो बॉलरों से बोलते थे प्लेइंग
माई वे, जैसे मैं खेलता हूं वैसे खेलो। यानी कि मैंने कहा मैं बाउंड्री लगाऊंगा इस बॉल पे तो मेरे हिसाब से ही बाउंड्री लगेगी। यानी क्योंकि वो क्रिकेट के भगवान हैं, हर एक बॉलर के साथ में खेलते नहीं थे, खिलवाड़ करते थे, अपने हिसाब से खेलने को बोलते थे। प्ले इट माई वे, जैसे मैं चलता हूं वैसे चलो। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, ये उनकी किताब का नाम है। अगली किताब है गोल किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद्र। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अरे आंसर आने में बड़ी दिक्कत कर रहा है भाई, क्या हो गया? आ गया भाई, चुप के आता है। तो मेजर ध्यानचंद की किताब का नाम है गोल। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। तो जो मेजर ध्यानचंद थे उनके बारे में बताया जाता था कि अगर उनकी हॉकी में बॉल लग गई तो सीधे गोल पोस्ट पर ही जाएगी, इतना घुमा देते थे पूरा। अगर वो चाहें तो अपनी हॉकी को चिपका देते थे, ऐसे कि पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा कर आ जाए और सीधे गोल पोस्ट में ही गोल करते थे। तो गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की किताब का नाम है। एक बार उनकी हॉकी को चेक भी किया गया था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इनकी हॉकी में जो बॉल एक बार आ गई तो सीधे गोल पोस्ट में गोल ही होने वाली है। तो गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की किताब है और हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद्र। और जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है इनके जन्म दिवस की याद में, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यहां पर भी कमेंट करते हैं तो कल की वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में जरूर आएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण किताबें थी ये आपको हर एक एग्जाम जो 2021 में होने वाला है, ये किताबें ट्रेंडिंग में रहेंगी, आपसे जरूर पूछी जाएंगी हर एक एग्जाम्स में। चलिए अब कल की बात करते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका आंसर देखते हैं। तो ये आ गया उसका आंसर था महात्मा बुद्ध। हमने प्रश्न क्या पूछा था, हमने आपसे प्रश्न पूछा था एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। अब किस किसने सही आंसर दिया है आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो ये है राधेश्याम शुक्ला की तरफ से यहाँ पर आंसर किया है कान्हा त्रिपाठी ने महात्मा बुद्ध जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रशांत गुप्ता ने यहाँ पर आंसर किया, हर एक वीडियो में आंसर करते हैं महात्मा बुद्ध। उसके बाद धर्मेंद्र गुर्जर ने आंसर किया है महात्मा बुद्ध, बिल्कुल सही है। पवन शर्मा ने आंसर किया है गौतम बुद्ध, बिल्कुल सही है। संजय तोमर ने आंसर किया है बी यानी कि गौतम बुद्ध, बिल्कुल सही है। संजय तोमर पोरसा किर्रा से संबंध रखते हैं। तो ये इन लोगों ने सही आंसर दिया है। आप भी आंसर दीजिए और कल की वीडियो में आपका भी नाम ऐसे ही स्क्रीनशॉट खींच करके आएगा। शाम को रोज 4:30 बजे हम कम्युनिटी पोस्ट में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ट्रिक इतनी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और भाई दोस्तों के पास शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपको ट्रिक से वीडियो अब आगे आने वाली हैं। हर दिन आपको ट्रिक से बेहतरीन कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अपना प्यार जताते रहिए। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।